जय श्री श्याम। आज आपको श्याम बाबा के चमत्कार की एक अनोखी ही कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी किसी एक लड़के की नहीं है। ये कहानी भारत के लाखों करोड़ों लोगों की है। किस तरीके से लोग खुद को मुसीबत में फंसा लेते हैं, निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। सेम वही हुआ विवेक के साथ। विवेक एक ऐसा लड़का जो अभी तक अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हुआ था, अपनी जिंदगी जीनी शुरू भी नहीं करी थी, अपने माँ बाप के खर्चे पर पल रहा था। लेकिन उसने खुद की जिंदगी को पहले ही बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा लिया, और कैसे श्याम बाबा ने उसको उस मुसीबत से बाहर निकाला, आज हम ये इस कहानी में जानेंगे। हो सकता है कि ये कहानी आपकी भी हो, तो गौर से सुनिएगा। विवेक जो दिल्ली का रहने वाला एक युवा लड़का है, जो अपने माँ बाप से जिद करता है कि मुझे तो एमबीए ही करना है। माँ बाप पूरा प्लान करके बैठे होते हैं। वो कहते हैं कि बेटा, पहले ग्रेजुएशन के बाद 2 साल जॉब कर ले, तुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद एमबीए करना। लेकिन विवेक माँ बाप की एक नहीं सुनता। वो कहता है कि मेरे सारे दोस्त एमबीए करने जा रहे हैं और मुझे एमबीए करना है। मैं जॉब करूंगा तो सिर्फ एमबीए के बाद ही करूंगा। माँ बाप के लाख समझाने के बाद भी विवेक को कुछ समझ नहीं आता, और वो जिद पकड़ लेता है कि मुझे एमबीए करना है। अब विवेक के जो पेरेंट्स हैं वो एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इतने ज़्यादा रईस नहीं हैं। लेकिन उनको पता था कि आज नहीं तो कल हमें विवेक को हायर एजुकेशन की पढ़ाई तो करानी ही है। तो वो शुरू से ही विवेक की पढ़ाई के लिए रुपए जोड़कर चल रहे थे। लेकिन उनके पास इतने ही रुपए थे जिनसे वो विवेक का भविष्य सुधार सके, विवेक की मनचाही पढ़ाई उसको करवा सके। तो माँ बाप ने भी सोचा कि चलो, अभी नहीं तो 2 साल बाद कराना ही है। अगर ये अभी इसका मन है एमबीए करने का तो अभी ही करा देते हैं। और पेरेंट्स एक अच्छे कॉलेज में ले जा करके विवेक का एडमिशन करवा देते हैं। विवेक का एडमिशन हो जाता है, बहुत खुश होता है कि चलो मैं भी अपने सब दोस्तों की तरह अब एमबीए करूँगा और उसके बाद जॉब करूँगा। एमबीए शुरू होता है। अब एमबीए जो कोर्स है, ये मैनेजमेंट का कोर्स है। इसमें जिनको बिजनेस करना होता है वो भी बहुत आते हैं। अच्छी फैमिलीज के बच्चे भी एमबीए करने आते हैं, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती। तो ऐसा ही हुआ विवेक के साथ। अब उसकी क्लास जब स्टार्ट हुई तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे घरों से बच्चे आते थे, जिनके पास खुद की पर्सनल गाड़ी भी होती थी, पर्सनल मोबाइल फ़ोन्स भी होते थे, सब कुछ होता था। और विवेक के पास क्या होता था, वो ऑटो रिक्शा से कॉलेज जाता था। एक पुराना सा एंड्रॉयड फ़ोन उसके पास होता था। तो जब वो अपनी क्लास के बच्चों को देखता था तो उसको शर्म लगती थी कि सब इतना लेटेस्ट फ़ोन चला रहे हैं, आईफोन चला रहे हैं, और मेरे पास ये पुराना सा फ़ोन है। तो लोगों को देख देख के, दूसरे बच्चों को देख देख के अब उसके अंदर भी इच्छा होने लगी कि मेरे पास भी एक बढ़िया सा आईफोन होना चाहिए। मैं भी लेटेस्ट फ़ोन चलाऊंगा अपने सब दोस्तों की तरह। मैं किसी से पीछे क्यों दिखूं। लेकिन अपने माँ बाप से बोल नहीं सकता, क्योंकि उसको पता था कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा एडमिशन ही इतनी मुश्किल से करवाया है, मैं उनसे फ़ोन के लिए नहीं बोल सकता। फिर विवेक को पता चला कि फ़ोन कोई बड़ी बात नहीं है आजकल। 2-3 हज़ार रुपए की ईएमआई पर भी फ़ोन अवेलेबल है मार्केट में। वो गया एक शॉप पर और उसको बड़ी ही आसानी से एक 50-60 हज़ार रुपए का फ़ोन ईएमआई पर मिल गया, जिसको उसको 3 हज़ार रुपए की ईएमआई मंथली पे करनी थी। विवेक ने कहा इतना खर्चा तो मुझे महीने में घर से वैसे भी मिलता ही है, खाने पीने के लिए, कॉलेज आने जाने के लिए। तो 3 हज़ार रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बहुत आराम से 3 हज़ार रुपये की मंथली ईएमआई पे करता रहूँगा। उसने वो फ़ोन ईएमआई पर खरीद लिया। कोई बात नहीं, 3-4 महीने सब कुछ बहुत अच्छा चला। वो रुपए जोड़ता, 3 हज़ार रुपये उसको जोड़ने ही जोड़ने थे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसको पता था कि मुझे ईएमआई पे करनी है। और ये बात उसके घर पे पता नहीं थी।
वो फ़ोन छुपा कर रखता था। अब जैसे जैसे महीने गुजर रहे थे, उसकी तकलीफ़ें बढ़ती चली जा रही थी। ईएमआईज़ का पैसा इकट्ठा करने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि खर्चे बढ़ रहे थे। जब कॉलेज की कैंटीन में जाकर बैठता था दोस्तों के साथ, तो वहाँ खाने-पीने का सामान भी उसको लेना होता था, क्योंकि दोस्तों से बराबरी करनी है। अगर दोस्त डोसा खा रहा है, तो मुझे भी डोसा ही खाना है। दोस्त चाउमीन खा रहा है, तो मुझे चाउमीन ही खानी है। पिज़्ज़ा आ रहा है, तो मुझे पिज़्ज़ा ही खाना है। कभी-कभी तो अपने दोस्तों को भी पार्टी दे देता था। तो वो रुपए खर्च हो जाते थे, और इस तरीके से अब 2-3 महीने की ईएमआईज़ ड्यू होती चली गईं, और फाइनेंस वालों के कॉल आने शुरू हो गए, रिकवरी एजेंट्स के। बहुत कॉल आए। उसके पास पैसा था नहीं, माँ-बाप से कह नहीं सकता था, तो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा कि अब ये ईएमआईज़ मैं कैसे भरूँ? कॉल पे कॉल फ़ोन पे बजते चले जाते थे। फिर एक दोस्त मिला, उसने कहा कि मुझे बता क्या बात है? उसने बताया कि मैंने ईएमआई पर ये फ़ोन खरीदा था। अब मैं इसकी ईएमआई जो है वो जुटा नहीं पा रहा हूँ। 3-3 हज़ार करके 9-10 हज़ार रुपए की ड्यू हो गया है, और वो पैसा अब मैं कहाँ से दूँ? उसके दोस्त ने बताया कि मेरा एक दोस्त है, मैं तुझे उससे पैसा दिलवा देता हूँ। तू ऐसा कर, फ़ोन का पेमेंट जो है वो पूरा पे कर दे, ख़त्म कर उसको, और मेरे दोस्त तुझे पैसा दे देगा। तू जब चाहे 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब तेरे पास हो, तब तू उसको वो पैसा वापस लौटा देना। ये आइडिया तो विवेक को बहुत अच्छा लगा। वो बोला कि ठीक है, मुझे लेकर चल यार अपने दोस्त के पास, ये तो बहुत ही अच्छा होगा। जब एमबीए करके मेरी जॉब लग जाएगी, तब मैं उसका सारा पैसा चुका दूंगा, लेकिन तू अभी मुझे पूरा पैसा दिलवा दे। वो गया उसके दोस्त के पास, और उसने बिना कुछ पूछे ही 50,000 रुपये विवेक के हाथ में पकड़ा दिए। बोला, ले 50,000 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुझे हर महीने 10% ब्याज देना होगा। 10% मतलब 50,000 का 2,500 रुपये, जो उसको हर महीने देने हैं। 50,000 एज इट इज बने रहेंगे, चाहे वो 1 साल बाद दे, 2 साल बाद दे, वो प्रिंसिपल अमाउंट बना रहेगा। लेकिन ईएमआईज जो हैं, ये इसको ईएमआई भी नहीं कहते, ये तो सीधा सीधा ब्याज है। ये 10% का ब्याज हर महीने जाता रहेगा। लेकिन विवेक को जो बैंक के कॉल आ रहे थे, वो मुसीबत में फंसा था, उसको कुछ समझ नहीं आया, और घर पे बात उसको बतानी नहीं थी। तो मुसीबत में पड़ा इंसान कुछ भी करता है, उसने भी वही किया। उसने वो 50,000 रुपये ले लिए, और इकट्ठा ही मोबाइल का पेमेंट पूरा कर दिया। उसके पास अब 1 रुपये नहीं बचा। अब अगला महीना शुरू होने लगा, और ब्याज के 2,500 रुपये जाने लगे। जहाँ 3,000 की ईएमआई जा रही थी, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी इंक्लूड था। धीरे धीरे प्रिंसिपल भी कम हो रहा था, लेकिन इस 2,500 में प्रिंसिपल अमाउंट बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा। और एक स्टूडेंट के लिए जो अभी माँ बाप के खर्चे पर पढ़ाई लिखाई कर रहा है, ऑटो से इस कॉलेज जाने के लिए भी 10-20 रुपये पेरेंट्स से ले रहा है, उसके लिए 50,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और ये बात विवेक को पता थी। उसने कहा, ठीक है, मैं 2,500 रुपये आराम से कर लूँगा। 1 साल का ही तो एमबीए बचा है, फिर तो मेरा प्लेसमेंट हो ही जाएगा। 2 महीने की सैलरी में पूरा 50,000 रुपये निपटा दूंगा। 30-40 हज़ार रुपये की जॉब मेरी कहीं नहीं गई है, एमबीए करके बड़े आराम से लग जाएगी। उसने फिर 2,500 रुपये हर महीने पे करने शुरू कर दिए। 4-5 महीने तक अच्छे से पे कर पाया, लेकिन फिर कॉलेज में कुछ प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, और उन प्रोजेक्ट पर अच्छा खासा पैसा खर्च होना था। पेरेंट्स जो रुपए देते थे, वो उतना ही देते थे स्ट्रिक्टली, उससे ऊपर कुछ नहीं देते थे। अब प्रोजेक्ट बनाना भी मजबूरी थी। उसने अपने दोस्त को बोला कि अपने फ्रेंड को बोल दे कि मैं 2-3 महीने की जो ब्याज है वो इकट्ठा दे दूंगा, लेकिन मैं 2-3 महीने नहीं दे पाऊंगा। वो मान गया, खुशी खुशी मान गया। अब 3 महीने विवेक ने अपने प्रोजेक्ट्स पर पैसा लगाया, लेकिन वो 2,500 कर करके अब रुपए हो गए थे 7,500, जो उसको इकट्ठे देने थे। लेकिन बहुत जुगाड़ करने के बाद भी
वो 7,500 अब नहीं जुटा पाया। जिस बंदे ने पैसे दिए थे 50,000, अब उसके फोन आने शुरू हो गए। बोला पैसे दे। विवेक बोला कि अभी मेरे पास नहीं है, आप 2-4 महीने का सब्र कर लो, मैं 50,000 विद ब्याज आपको इकट्ठा ही पे कर दूंगा, बस एक बार मेरी नौकरी लग जाने दो। लेकिन वो नहीं माना। कह रहा मैंने तुझे इसी शर्त पे पैसे दिए थे कि हर महीने अमाउंट आएगा। 3 महीने की मैंने तुझे छूट भी दे दी कि 3 महीने का तू इकट्ठा डाल देना, लेकिन अब इससे ज्यादा मैं नहीं रुक सकता, मुझे पैसे दे। जब विवेक ने कॉल्स को इग्नोर करना शुरू कर दिया, फिर उसके मैसेजेस आने लगे धमकी भरे कि अगर तूने पैसा नहीं दिया हम तेरे पूरे कॉलेज में बदनामी कर देंगे, तेरे सारे रिलेटिव्स का नंबर हमारे पास है, हम तेरे सारे रिलेटिव्स में ये खबर फैला देंगे कि तू पैसा लेकर भाग जाता है, तू चोर है, तेरे पेरेंट्स को हम सब कुछ बता देंगे, पूरे इलाके में तेरी इतनी बेइज्जती करेंगे कि तू सर उठा के चलने लायक नहीं रहेगा। अब तो विवेक के पसीने छूट जाते, आंखों से आंसू निकलने लग जाते कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब जो फोन उसने खरीदा था ना, उस फोन को देख देख कर भी गुस्सा आता था, मन करता था कि ये फोन उठा करके फेंक दूं। क्यों लिया मैंने ये फोन? और अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बता रहा था, जो भी प्रॉब्लम्स थी सब अपने ऊपर झेल रहा था। एक दिन बहुत ज़्यादा परेशान बैठा हुआ था, क्योंकि उस लड़के ने बोल दिया था कि 2 दिन का समय दे रहा हूँ, अगर 2 दिन में मेरे पास 3 महीने के ब्याज का पैसा नहीं आया तो हम तेरे कॉलेज आने वाले हैं, तेरे डायरेक्टर को सब कुछ बताएंगे और पूरी कॉलेज में तेरी ऐसी बदनामी करेंगे तू कि अगले दिन से कॉलेज आने लायक नहीं रहेगा, तेरे माँ बाप को भी सब कुछ बता देंगे। बहुत ज़्यादा टेंशन में बैठा हुआ था, परेशान था कि अब मैं क्या करूं। किसी से उधार ले नहीं सकता था क्योंकि सब स्टूडेंट्स ही थे, इतना पैसा किसके पास होगा, और जिनके पास होता भी था वो लोग मना कर देते थे, देते नहीं थे। फिर एक लड़की आई उसके पास, प्राची नाम की, जो कि उसकी क्लासमेट थी। प्राची बहुत भक्ति टाइप वाली लड़की थी, भगवान में बहुत विश्वास रखती थी और खाटू श्याम जी को बहुत मानती थी। प्राची ने जब उसको परेशान देखा विवेक को, तो उसने पूछा कि मुझे बता क्या हुआ। विवेक डर के मारे कुछ नहीं बता रहा था, लेकिन प्राची ने जोर दिया कि बता क्या हुआ, शायद मैं तेरी कुछ हेल्प कर पाऊँ। तब विवेक बोला मेरी हेल्प कोई नहीं कर सकता, मैं कुछ फाइनेंशियल ट्रैप में फंस गया हूँ और उससे बाहर निकलना अब इम्पॉसिबल है, मैं अपने घर पर भी कुछ नहीं बता सकता। फिर प्राची को उसने पूरी बात बताई। अब प्राची ने उससे एक ही चीज़ बोली कि देख, मेरे पास भी इतने पैसे तो हैं नहीं कि मैं तेरी फाइनेंशियली हेल्प कर पाऊँ, लेकिन हाँ एक जगह ऐसी है जहाँ तेरी मदद हो जाएगी, तेरी पुकार स्वीकार हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू मेरे साथ अगर चले तो। विवेक मान गया क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। प्राची उसको श्याम बाबा के मंदिर ले गई, बोली बस बैठ जा यहाँ पर, एक प्लेन पेज दिया, एक रेड कलर का पेन दिया, बोला जो भी परेशानी है बस इस पेपर पे लिख दे। उसने सब कुछ लिख दिया और वो अर्जी बाबा के चरणों में दोनों ने मिलकर रख दी। बोला बाबा कुछ भी करो, लेकिन मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल दो, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अब जब तक मेरी जॉब नहीं लग जाएगी, जब तक मैं खुद का पैसा नहीं कमा लूँगा, तब तक मैं कुछ नहीं खरीदूँगा, मुझे बस इस बार कैसे भी करके बचा लो। अब अर्जी तो बाबा के दरबार में लग गई थी, उसका इस ट्रैप से निकलना अब पॉसिबल हो चुका था और उसको बाहर निकलना था। एक रात की बात थी कि विवेक सो रहा था। अब भगवान देखो कैसे बुद्धि घुमाते हैं, जब तुम बर्बादी की ओर जाते हो ना, तो तुम्हारी बुद्धि शैतानी तरीके से घूमती है, लेकिन जब तुम भगवान में विश्वास कर लेते हो, भगवान को मानने लगते हो, भगवान की कृपा जब तुम्हारे ऊपर हो जाती है, तो तुम्हारी वही बुद्धि जिसने तुम्हें मुसीबत में फंसाया था, वही बुद्धि तुम्हें उस मुसीबत से बाहर निकालती है। ये भगवान की ही कृपा होती है।
तो ऐसा ही विवेक के साथ हुआ। भगवान की कृपा उसके ऊपर हुई और उसकी बुद्धि घूमने लगी। वो लेटे लेटे सोचने लगा कि कोई और मेरे माँ बाप को बताए, इससे पहले मैं ही अपने माँ बाप को सब कुछ बता देता हूँ। क्या करेंगे? घर से निकाल देंगे, मुझे मारेंगे, पीटेंगे, डांटेंगे, लेकिन मेरे मन से एक बोझ हल्का हो जाएगा। मैं माफ़ी मांग लूँगा, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा, लेकिन मैं मम्मी पापा को सब कुछ बता देता हूँ। और उसने सबसे पहले अपनी माँ से जाकर बात की। आंखों में आंसू भरे बैठा था। माँ का हाथ पकड़ा और बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी। उसकी मम्मी तो घबरा गई कि क्या हो गया, इसने ऐसा क्या कांड कर दिया। मम्मी ने बोला कि बता बेटा क्या हुआ, परेशान मत हो, बता हिम्मत करके। उसने रोते रोते सारा इंसिडेंट बताया। अब तो माँ की हालत खराब, क्योंकि इतने पैसे वाले तो ये भी नहीं थे कि 50,000 रुपये पेरेंट्स के लिए कोई छोटी रकम हो। वो भी मेहनत करके कमाते थे, तो 50,000 रुपये उनके लिए बड़ी बात थी। और साथ में ये चीज़ भी उन्हें ठीक नहीं लगी कि कोई इंसान 50,000 रुपये दे करके मंथली ब्याज ले रहा है, वो भी 10% का, यानी कि साल का 120%। इतना रिटर्न कहाँ मिलता है भाई? ना म्यूचुअल फंड्स में, ना शेयर्स में, कहीं नहीं मिलता। बैंक एफडी साल का 6% रिटर्न देती है, ये 120% ले रहा है। माँ को चीज़ें समझ में आई। उन्होंने विवेक को बिल्कुल भी नहीं डांटा, बल्कि उसको सांत्वना दी कि तू परेशान मत हो, मैं तेरे पापा से बात करूंगी। वो डर गया, बोला कि पापा तो मुझे बहुत मारेंगे मम्मी, बस इस बार मुझे बचा लो। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा, बस मन लगाकर पढ़ाई करूँगा और अपनी जॉब की तैयारी करूँगा। माँ ने कहा तू कमरे में बैठ, आराम कर, और बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम हैं ना, हम सब ठीक कर देंगे। तूने हमें इतने दिनों से ये बात क्यों नहीं बताई? अगर तूने पहले बता दी होती तो हम पहले ही इसका समाधान निकाल लेते। तू शांत क्यों रहा? बोला मम्मी मैं डर गया था, मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब मेरे बर्दाश्त के बाहर था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। विवेक की मम्मी ने उसके पापा को सारी बात बताई। पापा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने उनको शांत कर लिया। बोला देखो लड़का वैसे भी परेशान है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उसको अपनी गलती का खुद से एहसास है। अब उससे गलती हुई है, लेकिन वो आगे से कभी ऐसा नहीं करेगा। तो आप उसको बिल्कुल भी डांटना मत। बस अब इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढो, इसका हम कर क्या सकते हैं। विवेक के पापा ने कुछ नहीं देखा, उन्होंने कोई पैसा उस आदमी को नहीं दिया। वो सीधा पुलिस थाने में गए, और विवेक ने जो भी उसको ब्याज दिया था सब ऑनलाइन दिया था। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस मौजूद थी कि हर महीने ये बंदा 10% जो है ब्याज दे रहा था। तो ये चीज़ इलीगल थी। और वो जब थाने में पहुंचे, पुलिस में एफआईआर करवाई, उस पर कार्रवाई हुई, जिससे 50,000 रुपये विवेक ने लिए थे। और उसने सिर्फ विवेक को ही नहीं, बल्कि शहर में ना जाने कितने लोगों को 10-10% पे, 15-15% पे मनचाहा ब्याज वसूल रहा था। और वो लोगों को बहुत हैरास कर रहा था, उनको शर्मिंदा कर रहा था, उनको धमकियां दे रहा था, कुछ लोगों के साथ तो मारपीट भी करी थी। और जब ये पूरा मैटर खुला तो उस बंदे के ऊपर कार्रवाई हुई, उस पे लाखों रुपए का फाइन लगा। और जिसका पैसा भी उसने दिया था, जिसको भी पैसा दिया था, सबका पैसा कोर्ट ने माफ कर दिया। एक विवेक की वजह से, उसकी अर्जी की वजह से कई लोग इस मुसीबत से बाहर निकल करके आए। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि जब हम बाबा को अर्जी लगाएं तो हमारे ऊपर पैसों की बरसात ही हो जाए। कभी कभी बाबा सल्यूशन हमारी खुद की बुद्धि से ही देते हैं। हमारी बुद्धि जो गलत डायरेक्शन में जा रही है, उसको सही डायरेक्शन में लाने का काम करते हैं। और ये बहुत बड़ी कृपा है खाटू वाले बाबा की, खाटू वाले श्याम की, कि विवेक इस मुसीबत से बाहर आया, और ना सिर्फ खुद आया बल्कि कईयों को भी निकाला। दोस्तों अगर ऐसी किसी मुसीबत में आप फंसे हुए हो तो आप भी ये कदम उठा सकते हो। आप भी अपनी स्टोरी मुझे कमेंट के माध्यम से भेज सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी ईमेल आईडी आपको दूंगा,
आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है। बोलो जय श्री श्याम, राधे राधे।